मेरे से इतने क्यों फड़कते हैं? मैं तो इलेक्शन भी को नहीं लड़ा। और मैं मेरी इतनी पैरवी क्यों करे? मैं लड़ूंगा तो वो लड़ेंगे, और मेरा क्या पता मैं जाके उनके घर ही जो सा उचाना समझ रहे हैं वहीं लड़ पड़ा तो वो कहाँ कहाँ से जाएंगे। कि जब गोहाना रैली में चौटाला साहब के सामने जो हूटिंग हुई और चौटाला साहब ने भी कहा कि ऐसे नारे लगाने से और ये करने से सरकार नहीं बनती, पार्टी नहीं चलती, मैं सबको बाहर निकालूंगा, और कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता की वजह से फिर उनको निष्कासित भी किया गया, अजय सिंह चौटाला को, दुष्यंत को, और भी कुछ और लोग थे। लेकिन दिग्विजय बार बार कहते उन्होंने तब भी कहा और बाद में भी कहा, और काफी जो अब जेजेपी बन चुकी थी, कि रामपाल माजरा का इस पूरे के पूरे क्रियाकलाप में बहुत बड़ा योगदान था। तो चोई साहब ने ये बात सभी के सामने कही कि उसने मेरी बात लोकसभा का चुनाव करने की नहीं मानी, इसलिए मैं उसको नहीं प्रदान दूंगा। मेरे को लास्ट के अंतिम क्षणों पे इस बात से ये हुआ कि जिसके प्रति मैं इतना समर्पित हूँ कि उसने ही मेरे बारे में ये कह दिया। मुझे अकेले में कह देते, कोई और तरीका था कहने का, अशोक जी को कहते, अभय सिंह जी को कह देते, पर मेरे दिल में उस बात के बाद मन टूट गया और मैंने ये सोचा कि अब यहाँ ठीक। आज के समय में लगता है आपको कि मोदी के खिलाफ या फिर बीजेपी के खिलाफ या फिर यूं कहे एनडीए के खिलाफ इंडिया हैवी रहेगा? जेजेपी वाले ने कि हम क्या 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन करेंगे, क्या कर दी। छात्र संघ के चुनाव कहा था हम कराएंगे, क्या करवा दी। 75% आरक्षण नौजवानों को देने के लिए कहा था, क्या कर हो गया। क्या जींद की राजधानी बन गई? क्या इन्होंने कहा था कि वो पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, क्या पुरानी पेंशन बहाल होगी? क्या शराबबंदी लागू होगी, जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था। करीब करीब 4 दशक आप लोकदल में रहे, या फिर यूं कहें कि पहले तक की पूरी जिंदगी ही आपने एक पार्टी में बिताई, लोकदल में। ऐसा क्या वजह थी आपका हृदय परिवर्तन हुआ तो कि उस पार्टी को छोड़ के आपने बीजेपी का दामन थाम लिया चुनाव से ठीक पहले? वही ओम प्रकाश चौटाला ने मुझे कई बार ये कहा कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ें कुरुक्षेत्र से। मैंने उनको ये कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता और लोकसभा का चुनाव की मेरी कोई तैयारी नहीं है। तो उन्होंने मुझे बार बार कहा, मैंने उनकी बात नहीं मानी। वो उस बात से मेरे से नाराज हो गए, खपा हो गए। आप जयपुर में तो जाके आंदोलन करते हो, यहाँ का आंदोलन का क्या रहा? आप तो सरकार में हैं, क्यों नहीं कराते छात्र संघ के चुनाव? और वहाँ जा कर के लोगों को बहकाते हो। वीर तेजा सिंह के मंदिर के ऊपर क्या दे के आए हो? नकली चांदी की ईंट। वहाँ के लोग समझते हैं अच्छी प्रकार से, जब आएंगे इलेक्शन और जब पता लगेगा, जब नतीजे आएंगे। वजह आपने जानने की कोशिश की, क्योंकि देखो शुरू से ही वो जग जाहिर भी है, अजय सिंह के साथ आपका था, ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन वो 19 में अलग हो गए, उनकी अपनी अलग पार्टी, अपना झंडा। तो फिर भी यहाँ दिक्कत क्यों आई? बच गए या तो चौटाला साहब या अभय सिंह, उनके साथ तो आपका ठीक था। जितने भी जिला के प्रधान थे, सेलों के संयोजक थे, उन्होंने सभी ने कहा, पूछ लिया कि किसको प्रधान बनाएं अब। तो उन्होंने कहा, चौधरी साहब ने कह दिया कि नहीं, मेरा नाम आने पे कि नहीं, उनको तो नहीं बनाएंगे। जिसकी वजह से मुझे दिल में जरूर खटास सी हुई। मैं ये कह सकता हूँ कि 2014 का चुनाव टिकट में देरी और फिर वोटों में हेरा फेरी के बिना नहीं हार सकता था। आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे खास मेहमान है, अगर मैं हरियाणा की राजनीति की बात करूं तो हरियाणा के राजनेताओं में वरिष्ठतम नेता, कद्दावर नेता, जो 3 बार हरियाणा के विधायक बने, और यूं कहूं कि जब उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ तो वो गांव के सरपंच बने, 1982 में गांव के सरपंच बने, और उसके बाद उनका जो राजनीतिक जीवन रहा, करीब हम 40-50 सालों की बात करें, यानी कि 4-5 दशकों की बात करें, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव, और हरियाणा की राजनीति में उनका एक बहुत बड़ा अपना एक योगदान रहा। तो तमाम के तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ हैं चौधरी रामपाल माजरा जी। माजरा साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बिंदास बहुत हरियाणा। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र नयन जी आपका। सर, क्योंकि आपका काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव है और काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी आए, तो हमारा जो ये कार्यक्रम है, इसमें हम सारे कहीं ना कहीं जो नेता के एक अनुभव है वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ, दर्शकों के साथ साझा करते हैं। तो मेरी गुजारिश आपसे कि हम इंटरव्यू की शुरुआत करें तो जो आपके जीवन से हम शुरू करना चाहेंगे
बिल्कुल कैसे आपकी शुरुआत हुई, कैसे आप राजनीति में आए और राजनीति से पहले किस तरह के आपके कहने के अनुभव रहे, पढ़ाई कहाँ आपने की, कैसे-कैसे शुरू से सर? मैं शुरुआती दौर से ये कहूँ कि ये कोई संयोग ही था कि राजनीति में आने का। पहले पहले दौर में ये देखा कि बहुत से राजनेता, एमएलए, विधायक भी, एमपी भी देखे, बहुत कम जनता के साथ उनकी नज़दीकियाँ होती थी। और उसके बाद मेरी पढ़ाई तो खैर गांव के स्कूल में हुई, मेरे पड़ोसी गांव जखौली में मैंने 10वीं की, कैथल आरकेएसडी कॉलेज में बीए करी, फिर बीएड करी, फिर मैंने लॉ करी। यानी कि पढ़ाई करने के तुरंत बाद मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल से प्रभावित हुआ। उन दिनों एक ज़माना था कि चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी देवीलाल जी इस भारतवर्ष के किसानों के आंखों के तारे बन गए थे और उनका आपसी कहीं कहीं पे मनमुटाव भी था और तालमेल भी उनके बार बार होते रहे। मैंने शुरुआती दौर में तो 1978 में ही मेरी उम्र कम होने की वजह से मेरी जो उम्मीदवारी थी सरपंच पद के लिए गांव के, वो नहीं मानी गई थी क्योंकि मेरी आयु उस टाइम कम थी। और फिर मैंने 1982 में फिर आके सरपंची का चुनाव लड़ा। उससे पहले से लेके मैं पार्टी के संगठन में बहुत लंबे समय तक काम किया। मैं ज़िला में कई बार प्रधान भी रहा, स्टेट का जनरल सेक्रेटरी भी रहा, मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी रहा, मैं पार्टी का युवा शाखा का प्रेसिडेंट भी रहा और मैंने बहुत लंबे समय तक संगठन में काम किया है। और संगठन में प्राय ये देखने को मिलता था कि हम हमेशा संगठन से जुड़े लोग सरकार की तरफ उनका कम जाना होता था, क्योंकि इस तरह की ज़्यादा ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी कि भाई संगठन के लोग तो संगठन में ही लगे रहो और विधायक या सरकार की तरफ कम ध्यान दो। परंतु उस बात से ज़्यादा दुखी मन हुआ सब 1982 में चौधरी देवीलाल को बहुमत मिला। परंतु उस वक़्त के हालात इस प्रकार के बने कि भारतीय जनता पार्टी और चौधरी देवीलाल की पार्टी ने बहुमत हासिल करने के बाद भी उन्हें गवर्नर महोदय ने शपथ नहीं दिलवाई। तो इस बात का गिला शिकवा और शिकायत हरियाणा प्रदेश की जनता को बहुत रहा। और ऐसा दौर भी देखा कि पार्टी भी धरातल पे चली गई और फिर राजीव लोंगोवाल समझौता भी हुआ। राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ चौधरी देवीलाल और डॉक्टर मंगल सेन ने संघर्ष समिति बनाई और उस पे दोनों ने हरियाणा विधानसभा से त्यागपत्र भी दिए और फिर पुनः चौधरी देवीलाल चुने भी गए और इसी प्रकार से डॉक्टर मंगल सेन जी हार गए और फिर संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, न्याय युद्ध हुआ और फिर जाके वो बात एक आंधी और लहर में बदल गई और सन 87 में चौधरी देवीलाल को भारी बहुमत मिला, तब जाके सरकार बनी। और जहाँ तक मेरे अनुभव ज़्यादा राजनीतिक तौर से मैंने ये देखा है कि पहले पहले दौर में कि राजनेता चाहे विधायक हो चाहे एमपी हो, वो बहुत कम लोगों में आते थे, मिलते थे, जुलते थे, बन करके चले जाते थे, 5वीं साल संभालते थे। अब लोग बहुत कनेक्टिविटी रखते हैं। आज के युग में बहुत फर्क आ गया है। जैसे एक माली अपनी गार्डन को जिस प्रकार से अपने बगीचे को देखता है, ठीक उसी प्रकार से राजनेता को भी दिनचर्या में इसी प्रकार से देखना होता है, किसके दुख है सुख है, कि मुझे किस समस्या से निदान दिलवाना है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, उस जनता की आवाज़ को बुलंद करने में लगे रहते हैं। और आज भी बहुत कम लोग हैं ऐसे कि जो लोगों से जुड़े रहते हैं। बढ़ने के बाद फिर वो दिल्ली की और चंडीगढ़ में जाके और कहीं चकाचौंध में गुल हो जाते हैं या कोई अपनी जेबें भरने में लग जाते हैं। जनसेवा उनका कोई ध्येय नहीं है। मादर साहब 1982 में आप सरपंच बने और 1996 में अगर मैं दुरुस्त हूँ तो पहली बार आप पाई से विधायक बने।
फिर 2000 में और फिर 2009 में। लेकिन जो ये 1996 में जब पहली बार विधायक बने, उसका एक बार दौर की बातें बताएं। हम बात करें हिसार के शायद मास्टर हरि सिंह, वो राजनीतिक सलाहकार थे मुख्यमंत्री के, उन वो भी आप उनके सहयोगी रहे। उस दौर की एक बार फिर से बातें। जो ओम प्रकाश चौटाला 1990 91 में मुख्यमंत्री थे, उस टाइम हमारी पार्टी की हार हो गई और चौधरी साहब विदेश चले गए थे। फिर उनके आने पे हमने उनका भव्य स्वागत किया। मैम में बहुत बड़ी रैली की थी और फिर उन्होंने मुझे युवा शाखा का अध्यक्ष बनाया और युवा शाखा के अध्यक्ष बनाने से मैंने बहुत हरियाणा प्रदेश में सक्रियता बढ़ाई और पूरे प्रदेश में हमने पूरा जोर लगा करके पार्टी में नौजवानों को जोड़ा। जब मैम की रैली दोबारा से करने का प्रश्न आया था, उसमें कई तरह के विचार थे। कई लोग ये कहते थे नहीं होनी चाहिए और कई तरह के विचार ये भी थे कि होनी चाहिए। विशेष तौर से मास्टर हरि सिंह जी इस बात के ज़्यादा पक्षधर थे कि रैली होनी चाहिए और वो उस रैली में जुट गए थे और एक तरफ हरियाणा के मैं जुटा। हमने सारे नौजवानों को इकट्ठा करके वो रैली बहुत सफल की थी और उसी रैली के बाद फिर हमारे नरवाना का उपचुनाव आया। बहुत से पार्टी में भी इस बात के पक्षधर थे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वहाँ से नरवाना से चुनाव ना लड़ें। हम इस बात के पक्षधर थे। हमने काफ़ी नौजवानों से ये बात रखवाई भी जो देवलाल के सामने कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नरवाना से उम्मीदवार होने चाहिए। पहले पहले दौर में तो चौधरी साहब नहीं माने, वो कहने लगे मैं नरवाना इलाके का खूब आगे दौरा करूँगा। जब वो दौरा कर रहे थे तो हम उनसे पहले ही जा कर के लोगों से एक पंचायत के तौर से कह रहे थे, कवा रहे थे कि भाई यहाँ से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को चुनाव लड़ाएं। वो चुनाव हुआ, उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उम्मीदवार बनाए गए पार्टी की तरफ से और वो एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की सरकार के खिलाफ 93 में। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब जीत के गए तो उनका अभिनंदन हमने बड़े जोर शोर से हर जिलावार भी किया और एक किस्म का ये लगने लगा अब कुछ दौर बदला। कुछ लोग अब पार्टी की बात करने लगे क्योंकि हरियाणा प्रदेश में लोकदल पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी थी और फिर उसकी जो बागडोर आई जो ओम प्रकाश चौटाला के पास, तो ये मान के चलना उन्होंने भी संगठन में बहुत ताकत डाल दी। वो कभी ट्रैक्टर यात्रा, कभी जनसंपर्क अभियान, हर गांव में वो मेरे ख्याल में हरियाणा के हर गांव में 2 या 3 बार ज़रूर से ज़रूर खुद जाके आए होंगे और इतना संगठन मजबूत कर दिया। हम 96 का दौर में जब पहुँचे, हमने एक पाई में बहुत बड़ी रैली की थी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लगभग प्रत्यक्ष तौर से तो नहीं, परोक्ष तौर से मेरा नाम आगे कर दिया था और लगभग चुनाव लड़ाने की ये लगने लगा था कि मुझे चुनाव लड़ाएंगे। लोगों के भी मन में भी ये बात थी और जब चुनाव आया था तो चौधरी बंसीलाल का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। उनकी थोड़ी उन दिनों अच्छी वेव थी और उसके उम्मीदवार पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री नरसिंह ढांडा जी थे और कांग्रेस के उम्मीदवार स्वर्गीय तेजेंद्र पाल मान जी थे और मैं उन दिनों हमारी समता पार्टी बन चुकी थी। जॉर्ज फर्नांडिस जी उसकी पार्टी थी, वो जो देवलाल ने आनंद फानन में ली और उसका 96 का चुनाव उसके चुनाव चिन्ह पे लड़ाया, समता पार्टी। और उसके चुनाव चिन्ह पे मैंने भी इलेक्शन लड़ा। मेरे लिए बड़ा मुश्किल दौर था क्योंकि वो हर प्रकार से मेरे से मजबूत थे और पर मेरी मेहनत बहुत थी। मेहनत के बलबूते पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आशीर्वाद से मैं वो चुनाव जीत गया और फिर जीतने के बाद हमारी लगभग 25 सीटें हरियाणा विधानसभा में आई। 25 ये भी बल्कि एक की कसर रह गई थी, 24 आई, एक बीच सी में थी। तो
24 सीटें बनी। हमें बहुत पश्चाताप रहा कि अब की बार गवर्नमेंट बनानी थी पर नहीं बन पाई। हम डटे रहे। 2-3 साथी हमारे कैथल के चरणदास जी और मडिया जी और एक साथी और, वो चले गए। हम फिर भी 21 रह गए। कुछ समय ने ऐसा परिवर्तन किया और अंगड़ाई ली कि 1999 में चौधरी बंसीलाल की सरकार गिर गई। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया, फिर कांग्रेस ने उनको दे दिया। एक महीने के बाद कांग्रेस ने भी समर्थन वापस ले लिया, उनकी गवर्नमेंट गिर गई और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। और फिर मैं उनका हरियाणा पब्लिक इंटरप्राइजेज ब्यूरो का मैं चेयरमैन बनाया उन्होंने। और फिर उसके बाद 2000 का चुनाव लड़ाया। 2000 के चुनाव में भी लगभग लगभग खिलाड़ी वही थे। पूर्व मंत्री से स्वर्गीय श्री नरसिंह ढांडा भी बीजेपी से, नहीं वो तो 9 में बना, वो पाई था। उस टाइम भी हमें उम्मीदवार थे तीनों ही मैदान में। उस टाइम वो दोनों हार गए। और फिर 2005 में फिर चुनाव मैदान में भी तीसरा उम्मीदवार कांग्रेस का सज्जन सिंह ढूंढागे और नरसिंह ढांडा जी भी भारतीय जनता पार्टी से आए और तेजेंद्र पाल मान जी आज़ाद उम्मीदवार थे और मैं लोकदल पार्टी से था। हमारे इस चुनाव में तेजेंद्र पाल मान जी आज़ाद उम्मीदवार के तौर से विजयी हुए। और इसके बाद 2009 का चुनाव आया तो फिर इस चुनाव में 2009 में नरसिंह ढांडा जी भी उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी से। रणवीर जी तेजेंद्र पाल मान के बेटे उम्मीदवार थे और मैं भी पार्टी की तरफ से, लोकदल पार्टी की तरफ से उम्मीदवार था। मैं उसमें विजय रहा था। कलैत सीट जनरल उसकी थी। हाँ, कलैत विधानसभा क्षेत्र वो बन चुका था। 2009 में पहला परिसीमन जो लागू हुआ 2009 में हुआ, उसमें मैं विजय हुआ था। 9 के बाद फिर आते हैं 14 पे। 14 का आपका चुनाव और फिर 19 का आप चुनाव लड़े नहीं पाए। उसके बीच की कहानी, क्योंकि 14 का भी एक अलग रोचक किस्सा है। आपको टिकट बहुत देरी से मिले और मैं गुजारिश करूंगा आप दिल खोल कर बताएं, क्योंकि अगर हम चौटाला फैमिली की बात करें, आप चौधरी देवलाल के काफ़ी करीब रहे, ओम प्रकाश चौटाला के काफ़ी करीब रहे। लेकिन जब उनके जो बड़े बेटे अजय सिंह की बात करें, वो सारा कुछ उस समय देखते थे, ज़्यादा उनका वो था, उनसे कभी आपकी बन नहीं पाई और काफ़ी दफ़ा आपको नुकसान भी उठाना पड़ा। जहाँ तक सवाल है 2009 के बाद, 2013 में वो फैसला सुप्रीम कोर्ट से, वो फैसला आ गया सीबीआई कोर्ट से, जिसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अजय सिंह चौटाला को जेल जाना पड़ा। और हम फ्रंट लाइन पे थे, विशेष तौर से अशोक अरोड़ा जी, मैं और अभय सिंह चौटाला। हम पूरे हरियाणा में घूम घूम करके लोगों की हमदर्दी बटोर रहे थे, पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे थे। और जब पार्टी काफ़ी मजबूत हो गई तो हमने बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया और बहुजन समाज पार्टी से समझौता हो गया। वो तो 2019 के लिए हुआ। 2014 में जब चुनाव आया तो मेरा मन तो पहले से ये था कि हमें किसी से गठबंधन कर लेना चाहिए, परंतु हो नहीं सका। किसी से भी गठबंधन नहीं हुआ तो हम अकेले चुनाव लड़े। उसमें ये ज़रूर हुआ, आपकी बात सही है कि मुझे 5 पहली सूचियों में मेरा नाम नहीं आया। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं हताश, निराश, एक दो बार कोशिश भी करी भी मैं कहूँ कि मुझे टिकट क्यों नहीं दे रहे, परंतु उनकी तरफ से कोई बात आई नहीं। तो मैंने एक दिन सोचा कि मैं पूछ तो लूँ क्यों नहीं टिकट दे रहे। मैंने जा कर के वेदांता में दाखिल थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उनसे पूछा और वहीं पे दूसरे कमरे में अजय सिंह चौटाला भी थे। तो मैं वो बात समझ नहीं पाया। पहली लिस्ट के बाद दूसरी में इंतजार करता रहा, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, कोई से में नाम नहीं आया। तब तक चुनाव हाथ से निकल गया था। तब जाकर के मुझे टिकट दिया गया। और मैं अगर ये कहूँ कि कुछ भाग्य का ही फेर था, अन्यथा तो चुनाव तो जो मैं हारा, विशेष तौर से मुकाबले से मैं ही हारा। और मैं ये कह दूं, या तो टिकट में देरी की गई
या कोई किसी प्रकार की चुनाव में हेरा फेरी की गई, ये दोनों ही बात एक ही हैं। क्योंकि ये मुख्य कारण माना गया मादरा साहब कि टिकट आपको देरी से मिली, अगर समय से मिल जाती तो शायद। या ये मैंने आपको बता दी, या तो टिकट में देरी जानबूझ के की गई, या फिर इलेक्शन में हेरा फेरी की गई। मैंने ये देखा है कि 2014 का चुनाव जो मैं लड़ रहा था, देर बेशक थी, फिर भी संगठन अक्षमता थी, मेरे अंदर भी थी, कार्यकर्ताओं में भी थी। कार्यकर्ता बहुत सुदृढ़ होकर लड़े, मजबूती के साथ लड़े। परंतु मैं ये देख पा रहा था, पार्टी का एक सेगमेंट, पार्टी के एक नेता के समर्थक वो दूसरी तरफ खड़े थे। इवन वो प्रोग्राम करवा रहे थे दूसरे नेता का, और इतना ही नहीं, बूथ पे भी आमने सामने खड़े थे। तो मैंने फिर भी परवाह ना करते हुए मैंने ये सोचा कि कोई बात नहीं, एक दो बार ऐसा हो जाता है, कोई तबादला कर लिया होगा पार्लियामेंट में, कोई ले ली दे ली होंगी बातें, आपस में बदल ली होंगी। परंतु इस बात को भी मन में ना करके मैं 2014 का चुनाव में डट के, फिर हार के भी फिर डट गया और पार्टी में बहुत काम किया। हमने 2018 तक पार्टी पहुंची तो हम चाह रहे थे कि सरकार लगभग लगभग मन में बोल रही थी लोगों के, बीएसपी गठबंधन के साथ, कि बन जाएगी। और बड़ी बड़ी रैलियां होने लगी, 20-20 30-30 हजार लोग इकट्ठे होने लगे। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि वो जो बरसों से बीमारी चल रही थी, बरसों से किसी के मन में बलवते वो अरमान ले रहे थे अलग पार्टी बनाने के या मुख्यमंत्री बनने के, उन्होंने वो आकर के, हो तो कैथल में इंसो के स्थापना दिवस पे गया था, क्योंकि उन्होंने जाके, उनके एक युवराज ने मेरे गांव में जाके कह दिया कि हमें इस गांव में आने में किसी की अनुमति की ना जरूरत है, ना हम किसी को कुछ समझते। और जब मंच पे इंसो के स्थापना दिवस कैथल पे पहुंचे अभय सिंह चौटाला, और उनकी भी कोई खास लंबी चौड़ी वहाँ पे सुनाई नहीं की गई, बल्कि बीच बीच में हुटिंग करते रहे। और फिर इंसो के स्थापना दिवस के बाद जो गुहाना तक पहुँचते पहुँचते, तो फिर आपको गुहाना का दृश्य याद ही होगा। मैं इन पे बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से बात करूंगा, क्योंकि आप खुद गवाह हैं उन चीज़ों के, और सारे दर्शक जानना भी चाहते हैं। 14 के बाद हम 19 के चुनाव पे आए, लेकिन उससे पहले जो ये बीच का जो था, करीब करीब 4 दशकों की आपकी राजनीति, और आपने फिर अलविदा कहा इनेलो को। लेकिन उससे पहले आपने ये कैथल वाले इंसो का जो स्थापना दिवस था अगस्त में, उसका जिक्र आपने कहा। आपसे भी सवाल किया गया पत्रकारों की तरफ से, आपने कहा कि भाई मेरे पास कोई निमंत्रण नहीं है। अब आप बताना ये बातें ठीक है या नहीं। निमंत्रण नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ। लेकिन निमंत्रण अभय सिंह चौटाला के पास भी नहीं था, लेकिन वो आए। उनके आने के बाद वो आया आया सीएम आया, और वो सारी चीजें, और वो होटिंग। मेरी और अभय सिंह चौटाला की बात हुई थी जब वो इंसो की स्थापना दिवस की तारीख नज़दीक आ रही थी। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप इस रैली में आओ। मैंने उनको बड़े नरम निवेदन किया कि मेरा आना ठीक नहीं, मेरे गांव में ही मुझे ललकार के आए हैं, और आप चले जाओ, क्योंकि पार्टी को आपने एक रखना है और रखना चाहिए। आप बड़े हो, आपको जाना चाहिए। और इस बात के लिए मुझे अशोक अरोड़ा जी ने भी कहा कि आप भी आ जाओ। मैंने कहा नहीं, अरोड़ा साहब भी आए थे साथ में। हाँ, मेरा आना ठीक नहीं, आप जाओ। और क्योंकि मेरे गांव की बात है, वहाँ पे गांव में ही जब जाके जलसा करके आए हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, और बुरा भला कह के आए हैं, और मेरा आना ठीक नहीं, ना मुझे बुलाया गया। तो आप जाएं, और पार्टी को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, जाना चाहिए। वो आए जरूर, परंतु अभय सिंह चौटाला को वहीं से कोई सम्मान नहीं मिला था। लगभग लगभग वहाँ से ही अभय सिंह चौटाला का मन उतर गया था। और अभय सिंह चौटाला के को ये कहना पड़ा, मैं तुम्हें जानता हूँ, जितने लोग नारे लगा रहे, नारे यहाँ भी लग रहे थे। और मैं इस बात को आपको क्लियर कर दूं कि अभय सिंह चौटाला को भी उन्होंने नहीं बुलाया होगा, जहाँ तक मेरे से उनकी बात हुई थी। मैंने भी जानकारी ली, उनके पास भी निमंत्रण नहीं था, हाँ, वो ना अरोड़ा साहब के पास था। वो तो यूं ही सोच के आए थे भी हमें बड़पन दिखाना चाहिए, और बड़े होने के नाते पार्टी को एक चलाने के लिए हमें ये
वहाँ जाके शरीक होना चाहिए और लोगों में ये ना जाए मैसेज कि वो पढ़े आए नहीं और ये पार्टी दो हो गई है, पार्टी टूटने के कगार पे है। ये बात लोगों में दिखाने के लिए उनको आना पड़ा, वरना उनको उनको बुलाया नहीं गया था। मादर साहब 5 अगस्त से लेके और 25 सितंबर गोहाना, उसके बीच का जो समय था, क्योंकि बार बार आप लोगों के नाम आते हैं, जब आप अभय सिंह के साथ थे सभी लोग और आपने उस दुख की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में पार्टी को कहीं ना कहीं उसके लिए काम किया, संगठन के लिए काम किया, लेकिन 5 अगस्त से लेकर 25 सितंबर के बीच में क्या कुछ क्रियाकलाप हुए? बीच बीच में मेरी ड्यूटी तो विशेष तौर से गुवाना ही थी, लोगों को निमंत्रण देने के लिए। मैं वहाँ गांव गांव गया हुआ था। उसकी तैयारी के लिए अभय सिंह चौटाला गए थे। एक दिन जगह देखने के लिए, तैयारी देखने के लिए, टेंट की तैयारी देखने के लिए, सब कुछ देखने गए थे। परंतु वहाँ पे जब गए, जहाँ इन्होंने नौजवानों को इकट्ठा किया होता, वहीं नारे लगने शुरू हो गए थे। और जब वो नारे लगने शुरू हुए तो वो फिर चले गए वहाँ से। और फिर जब आए रैली में, जो कुछ हुआ वो आपके सामने ही है। और विशेष तौर से अभय सिंह चौटाला ने बहुत कोशिश ये करी कि भाई किसी तरीके से ये बार बात ना जाए। उन्होंने बार बात को उन्होंने निकाला, वरना वोटिंग तो बहुत बार मेरे प्रोग्रामों में अजय सिंह चौटाला की मौजूदगी में उनके समर्थकों ने बहुत बार की थी। वोटिंग का भी इतना कोई मेरे ख्याल में दर्द नहीं था। अभय सिंह चौटाला के को व्यक्तिगत तौर से भी और उनके बेटों को भी बहुत कुछ वहाँ पे कहा गया रैली में, जिसकी वजह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उनको पे एक्शन लिया और उनको पार्टी से बाहर करने के लिए जो नोटिस दिया और फिर उसको नोटिस के ऊपर कार्रवाई की। वैसे तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की ये बातें हैं, कुछ बातें पहले से ही उनकी आपस में हो रही थी। हमें इतनी बातों का, मुझे तो बिल्कुल, मैं तो नज़दीक नहीं जाता था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से भी नहीं मिला था। बहुत लंबे समय से मुझे जेल में जाने का मौका ही नहीं लगा। उनके दिमाग में ये जरूर थी कदे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को यही ना कुछ बहकाता हो। जो आपने भी मादरा साहब अभी लास्ट में जो बात बोली, मैं उसी बात पे आना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि जब गोहाना रैली में चौटाला साहब के सामने जो हुटिंग हुई और चौटाला साहब ने भी कहा कि ऐसे नारे लगाने से और ये करने से सरकार नहीं बनती, पार्टी नहीं चलती, मैं सबको बाहर निकालूंगा, और कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता की वजह से फिर उनको निष्कासित भी किया गया, अजय सिंह चौटाला को, दुष्यंत को, और भी कुछ और लोग थे। लेकिन दिग्विजय बार बार कहते, उन्होंने तब भी कहा और बाद में भी कहा, और काफी जो अब जेजेपी बन चुकी थी, कि रामपाल माजरा का इस पूरे के पूरे क्रियाकलाप में बहुत बड़ा योगदान था। उन्हें ज़रूर ये रहा होगा कि भाई शायद है ये बहुत नज़दीक है अभय सिंह के। उनने बड़ी कोशिश करी मेरे को भी अलग थलग करने की, परंतु मैं पहले से उनके पिताश्री से पहले से ही थक चुका था, छिक चुका था। वो नौजवान थे, उन्होंने प्रयास भी किए कि ये हमारी तरफ से कोशिश करे और हमारी तरफ आए, परंतु मैंने इस बात से ज़्यादा दुख था कि मैं बहुत तरसाया हुआ था। उनके पिताश्री के मेरे प्रति लंबे समय से जो दोनों चुनाव अगर समझो, विद इन पार्टी टिकट भी दे देते और फिर उनके समर्थक मुझे वोट ना देते और फिर उनको गले लगा लेते, फिर मीटिंग में आते, फिर उनके घर जाते, उनसे बातचीत होती, वह मीटिंग रखते, गांव गांव में उनकी मीटिंगें होती थी, एमएलए मैं होता था, तो फिर मैं कैसे उनकी तरफ जा सकता था। टिकट देने के समय भी राजनीति और टिकट देने के बाद चुनाव लड़ने में भी राजनीति। टिकट देने में भी राजनीति, देरी करके जानबूझ के ताकि लोग चले जाएं उसमें भी, और फिर वोट डलवाने में भी हेरा फेरी। और मैं फिर कैसे उस बात को पचा पाता। मैं तो फिर उनकी लाइन से हटके इस बात से तो मैं इनकार नहीं करता कि मैं अभय सिंह चौटाला के साथ था और मैं ये समझता था कि उन्होंने मुझे कई बार इस प्रकार से धरती दिखाने के प्रयास किए। सरकार के होते हुए भी शायद आपको नहीं पता होगा, बहुत बार ऐसे प्रोग्राम होते थे, मुझे पता नहीं होता था मेरे हल्के में,
कई बार जो ओम प्रकाश चौटाला उनको कैंसिल भी करवा देते थे। हाँ, और उसके बाद कैंसिल होने के बाद भी चाहे उनको रात को 1 बजे आना पड़े फिर भी आ जाते थे। और अधिकारियों को भी बकायदा लेके जाते थे, उनके साथी हैं उनके घर लेके जाते थे, बिठा करके ये कहते थे कि इनकी बात माननी है। अधिकारी मुझे कहते थे, बताते थे, पर तो मैं अजय सिंह चौटाला को ऐसा रामपाल माजरा से क्या लगाव था, इतना बेइंतहा प्यार क्यों था कि ये सब आपके लिए करते थे? ये पता नहीं उनसे ज़्यादा प्यार था कि उसमें की वजह से मेरे प्रति थोड़ा ये रहती थी भाई ये चौटाला साहब के नज़दीक भी है और बेबाकसा है और ये इस तरह की बातों में पड़ता नहीं, और उनके स्नेह ज़्यादा होने की वजह से मेरे प्रति द्वेष था। उनके प्रति ज़्यादा आदर भाव होगा, वो ज़्यादा काम करते होंगे, उसका जो भी करते होंगे, और पार्टी का तो मैं ज़्यादा करता था, वो तो और ही काम करते होंगे, मुझे नहीं पता। पर मेरे प्रति ज़रूर मुझे कह सकता हूँ कि बहुत बार प्रयास किए गए, सरकार होते हुए मुझे लेट डाउन करने के लिए गांव-गांव में प्रोग्राम रखे गए, मैं नहीं था। ये बहुत बातें जो ओम प्रकाश चौटाला की सामने हुई हैं। तो फिर उस समय कुछ कहते नहीं थे? क्योंकि आप भी तो बात करते हो ना, आपके वर्कर आके बताते होंगे कि मादरा साहब के साथ ये कुछ हो रहा है। बात जो ओम प्रकाश चौटाला ने वो प्रोग्राम कैंसिल भी कराए, उनको कहा भी ऐसे मत करो, वहाँ पे वो काम करने वाला बहुत है, उसको तंग मत करो, परंतु उनका स्नेह दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा था। वो उनके पता नहीं अंगरक्षक भी रहे होंगे, पता नहीं और भी कुछ रहे होंगे, मुझे नहीं पता, उनके प्रति ज़्यादा था जिसकी वजह से मैं अपने आप ही दूर था। और मैं ये कह सकता हूँ कि 2014 का चुनाव टिकट में देरी और फिर वोटों में हेरा फेरी के बिना नहीं हार सकता था। 2019 से पहले, मतलब 2019 के अंदर ही पार्टी का विघटन हो गया, पार्टी टूट गई, दो पार्टियां बन गई, इनेलो तो थी, जेजेपी उसमें निकल गई। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें मादरा साहब, करीब करीब 4 दशक आप लोकदल में रहे, या फिर यूं कहें कि पहले तक की पूरी जिंदगी ही आपने एक पार्टी में बिताई, लोकदल में। ऐसा क्या वजह थी आपका हृदय परिवर्तन हुआ, हालांकि बहुत बार आप बता भी चुके हो, तो कि उस पार्टी को छोड़ के आपने बीजेपी का दामन थाम लिया चुनाव से ठीक पहले? एक ऐसी बात हुई जिसको मैं कहते हुए मुझे आज यूं लगता है कि मैं उसको दोहराऊंगा तो ठीक नहीं रहेगी। सारे ये जितने भी जिला के प्रधान थे, सेलों के संयोजक थे, उन्होंने सभी ने कहा, पूछ लिया कि किसको प्रधान बनाएं अब, तो उन्होंने कहा, चौधरी साहब ने कह दिया कि नहीं, मेरा नाम आने पे कि नहीं उनको तो नहीं बनाएंगे, जिसकी वजह से मुझे दिल में ज़रूर खटास सी हुई कि जब ये आया कि अशोक अरोड़ा जी ने पार्टी का पद छोड़ दिया, ये कह दिया कि मेरे 15 साल के अंतराल में मेरी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं इस पद को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि हम कोई ज़्यादा गेन नहीं कर सके और मेरी जिम्मेवारी है, मार गए। तो उनकी एक नैतिक जिम्मेवारी निभाते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो फिर हम चिंत लोकसभा चुनाव के के बाद की बाद बात है, बाद की बात 2019 के लोकसभा चुनाव हो चुके थे। हाँ, तो उसके बाद हम सभी बैठे थे, सबने डिस्कशन के लिए बुलाया हुआ था, और डिस्कशन में जब ये बात आई कि भाई अब किसको बनाएं, तो मतलब मेरे नाम के ऊपर खिन्न हो गए, और फिर मेरे को ये लगा अब तेरा यहाँ पे कुछ भी। लेकिन उसकी वजह आपने जानने की कोशिश की? क्योंकि देखो शुरू से ही वो जग जाहिर भी है, अजय सिंह के साथ आपका था, ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन वो 19 में अलग हो गए, उनकी अपने अलग पार्टी, अपना झंडा। तो फिर भी यहाँ दिक्कत क्यों आई? बच गए या तो चौटाला साहब या अभय सिंह, उनके साथ तो आपका ठीक था। अभय सिंह कुछ ऐसा ऐसे नज़र आए मुझे उस दिन, मेरे उनके सामने भी बात हुई और मेरी उसके बाद भी बात हुई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुझे कई बार ये कहा कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ें कुरुक्षेत्र से। मैंने उनको ये कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता और लोकसभा का चुनाव की मेरी कोई तैयारी नहीं है। तो उन्होंने मुझे बार-बार कहा, मैंने उनकी बात नहीं मानी, वो उस बात से मेरे से
नाराज हो गए, खपा हो गए। और जब चुनाव परिणाम आए, वो चुनाव परिणाम बड़े नकारात्मक आए। उनके बेटे लड़ा, अर्जुन चौटाला ने लड़ा। पोते ने चुनाव लड़ा, उनके पोते ने चुनाव यहाँ से लड़ाया, तो वो खुद भी, हमने मेहनत भी करी, फिर भी वोट नहीं चढ़ सके, और वो जो रिजल्ट आया वो बहुत नकारात्मक था। उसके बाद ही मीटिंग हुई थी वो, जिसमें ये पूछा गया था कि भाई प्रदेश का अध्यक्ष कौन हो। अशोक अरोड़ा जी ने तो इस्तीफा दे दिया है अपनी नैतिक जिम्मेवारी निभाते हुए। तब जिले के प्रधानों ने, सैलों के संयोजकों ने कहा कि ये पद अब रामपाल माजरा को दे दिया जाए। तो चोई साहब इस बात से खिन्न थे कि मैंने उनकी बात टाल दी। वैसे मैं टालता नहीं था, पर मेरी मजबूरी थी कि मैं लोकसभा का चुनाव उन परिस्थितियों में लड़ नहीं सकता था। लेकिन उन्होंने उस समय की परिस्थितियों को ध्यान क्यों रखा? हालांकि वो मर्जी के मालिक थे, उन्होंने ऐसा सोचा। जितनी मेरे पास जानकारी है, जब चौटाला साहब जेल में थे, और शायद इनेलो के इतिहास में 2014 में 2 लोकसभा की सीट जीती, उससे ज्यादा कभी आज तक जीत नहीं पाई थी। वो भी तो आप लोगों की मेहनत थी। ये सही थी सिरसा बात, और हिसार। ये सही थी बात कि हम अकेले कभी चुनाव 2 सीट पे जीत नहीं पाए हाँ, थे। लोकसभा नहीं। काफ़ी अंतराल तक, जी। काफ़ी लंबे समय के बाद हम 2 सीटें जीते थे। पर फिर भी जब विधानसभा के चुनाव आए या लोकसभा के आए, उसके बाद के वो हार गए, तो अशोक अरोड़ा जी ने अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया, और ये कहा कि आप कोई अपना और इंतज़ाम कर लें। और इंतज़ाम करने के लिए जब मीटिंग बुलाई, तो चोई साहब ने ये बात सभी के सामने कही कि उसने मेरी बात लोकसभा का चुनाव करने की नहीं मानी, इसलिए मैं उसको नहीं प्रधान बना। मेरे को लास्ट के अंतिम क्षणों पे इस बात से ये हुआ कि जिसके प्रति मैं इतना समर्पित हूँ, कि उसने ही मेरे बारे में ये कह दिया। मुझे अकेले में कह देते, कोई और तरीका था कहने का, अशोक जी को कहते, अभय सिंह जी को कह देते, पर मेरे दिल में उस बात के बाद मन टूट गया, और मैंने ये सोचा कि अब यहाँ ठीक नहीं। माधर साहब, इतने सारे उतार चढ़ाव हुए, आपने पार्टी को छोड़ दिया, लेकिन आप बीजेपी में गए, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन एक किसी से जुड़ा सवाल है, मतलब इतनी कुछ उठापटक हुआ, फिर भी आज के समय में भी रामपाल माजरा के दिल में इनेलो ही धड़कती है। ये सही है कि मैं ये देखता हूँ, किसी भी पार्टी में चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी में भी गए थे, और भी मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी में भी गए, मैं एक दो को छोड़ के ये कह सकता हूँ उनका भी कोई एडजस्टमेंट वहाँ पे नहीं हुई थी। कांग्रेस में भी गए, कांग्रेस में भी उनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं हो पाई। उसमें कल किसी की हो जाए, मैं नहीं कहता, ये तो समय के गर्भ में है बात, और एक दो की हो भी जाती है, परंतु लोक दल में पड़े जन्मे, और लोक दल में जिसने राजनीतिक गतिविधियां की हों, उसकी एडजस्टमेंट होना दूसरी जगह बहुत मुश्किल है। बहुत मन मारना पड़ता है, और अंतिम पंक्ति में बैठना पड़ता है। वो लोकदल के कार्यकर्ता जो जुझारू है, लड़ाकू है, लड़ने वाले रहे हैं, उनसे ये बात बहुत मुश्किल है। वो सब मानी है, उनके अपने नैतिक मूल्यों से वो गिर नहीं सकते। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले आपने इनेलो छोड़ी और बीजेपी आपने ज्वाइन कर ली। और जब बीजेपी ज्वाइन की थी, मैं उसमें आपके बयान देख रहा था, आपने बड़ी तारीफ की थी, और सबसे मुख्य बयान था, वो कहते ना, उसी से शुरुआत उसी पे खत्म। आज भी आपके बयान है, वो ऑन रिकॉर्ड है। आपने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित हुआ हूँ, जो किसानों के लिए जो इनकी योजनाएं हैं उनसे प्रभावित हुआ हूँ। फिर वो की आपने, हालांकि वो 2019 से लेके जब जनवरी 2021 में आपने बीजेपी को जब अलविदा कहा, तब भी उसकी वजह किसान ही थे, और वो किसान आंदोलन चल रहा था। जब किसानों के बारे में कोई, हम एग्रीकल्चरिस्ट, बड़े बड़े जितने भी इकोनॉमिस्ट के विचार देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, ये प्राय आता था कि कोई ना कोई इनकी सालाना आमदनी अगर फिक्स हो जाए, किसी प्रकार से सालाना आय इनकी हो, तो सबसे बढ़िया किसान के लिए हो सकता है। मैंने सोचा कि किसान सम्मान निधि 2000 है,
ये 2000 की है, 4 महीनों में 2 मिलेंगे और 12 महीनों में 6000 मिले। ये जिस प्रकार से बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवलाल ने 100 रुपये की थी, आज 2750 होगी और कल ये कितनी हो जाए। तो एक किस्म का सहारा है। मैंने ये सोचा एक दरवाज़ा खुला है, ये 2000 है, ये 12000 भी हो जाएगी 4 महीनों में। तो परंतु उनने तो कोई पैसा बढ़ाया नहीं। किसान ने जो सम्मान निधि है, अगर आप देखेंगे उसमें किसान घटते चले गए। अगर पहले साल में इन्होंने 11 करोड़ करे तो अगले साल में 10, फिर 8, 6 कम होते चले गए। तरह तरह की शर्तें लगाते चले गए और 3 कानून इस तरह के लेकर के आए अडानी और अंबानी जी के कहने पे कि किसानों की ज़मीन के मालिक बड़ी कंपनियां हो जाएंगी, एमएसपी नहीं मिलेगा, असीमित भंडारण की उनको पावर दे दी गई, वो कितना ही भंडारण करें, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी। हमने इकट्ठे होकर के 7-8 पूर्व विधायकों ने ये कहा था ये कानून ना बनाए, परंतु उन्होंने जब बना दिए तो फिर हमने इकट्ठे होकर के ये विरोध भी किया और हमने ये फैसला लिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी जो किसानों के साथ जुल्म ढा रही है उसको छोड़ देना चाहिए। और किसानों का आंदोलन 380 दिन तक चला, 700 से ज़्यादा किसान मारे गए और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के ये कहते रहे ये तो कानून किसानों के बहुत हक में है, ना तो फसलों की एमएसपी का कानून बना सके, ना 2022 में आमदनी दोगुनी कर सके, ना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर सके। और बल्कि किसानों का आंदोलन को मैं तो धन्यवाद करता हूँ और सलाम करता हूँ उन 700 से ज़्यादा किसानों ने जिन्होंने शहादत दी। ये तो एक पराली घास फूस फूकने का कानून भी ऐसा लेके आए थे कि किसान अगर घास फूस फूक देगा, पराली फूक देगा तो 1 करोड़ रुपये जुर्माना और 10 साल की कैद हो जाएगी। वो भी किसानों के आंदोलन ने ठंडे बस्ते में रखवाया। और ये तो इस प्रकार का कानून लेके आए थे बिजली का कि बिजली कंपनियों को 16% का लाभ होगा और किसी भी बीपीएल कार्ड धारक और किसान को सब्सिडी नहीं मिलेगी। वो भी किसानों के आंदोलन को धन्य है कि उन्होंने इसको भी ठंडे बस्ते में रखवाने का काम किया। सरसों आई तो उसे लूट लिया, अगर सूरजमुखी आई तो उसको लूटा, अगर गन्ना आया तो उसको लूटा और इन्होंने कोई एमएसपी नहीं दिया, जिसकी वजह से देश का पूरा किसान इनसे दुखी है, पीड़ित है और इन्होंने किसान को तबाह और बर्बाद कर दिया। ये किसान विरोधी सरकार है। हमने इस किसान की तड़फ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में बने रहना अपना ये समझ लिया कि ये हमारा अधर्म है, हमें रहना नहीं चाहिए। आपने किसानों के लिए वो पार्टी छोड़ी क्योंकि जब किसानों की अनदेखी हो रही थी और किसान राजधानी के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठे हुए थे, आपने पार्टी को छोड़ा। आपकी तारीफ भी हुई, अभय सिंह ने आपकी तारीफ की, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दिया, आपने उनकी तारीफ की और उन्होंने आपकी तारीफ की। लेकिन जब 2019 में टिकटों का जब बीजेपी टिकट बांट रही थी तब भी माजरा साहब के साथ कहीं ना कहीं धोखा कर दिया गया। ये ठीक है, वो मुझे ये कहा गया था कि भाई आपको टिकट देंगे। मेरे बहुत साथ बड़े लेवल की कमिटमेंट हुई थी आपके साथ। अशोक अरोड़ा जी भी बल्कि मेरे साथ थे कि जिस टाइम में उन्होंने कमिटमेंट करी और उसके बाद भी मैं आश्वस्त था कि वो मुझे लड़ाएंगे, परंतु उनकी कोई मजबूरियां रही होंगी और कुछ मेरी भी, वो भी समझ लेते हैं कि भाई ये कोई ज़्यादा तुम्हारे प्रति लगता नहीं, क्योंकि इसके जो आचार विचार हैं लोक दल के हैं। आपको पता ही है कि जब वेलनाबाद में अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए इस्तीफा दे दिया और चुनाव अंतिम दौर में पहुंच रहा था, तो मैंने जाकर के अभय सिंह चौटाला के पक्ष में प्रचार किया। वो किसानों का इज्जत और बेइज्जती का प्रश्न बन चुका था वो चुनाव। किसान का ध्वज फहराएगा या किसान का झंडा नीचा हो जाएगा, इस बात का सवाल खड़ा हो गया था उस चुनाव में। मैं फिर एलनाबाद की रैली में भी चौधरी देवीलाल को नमन करने के लिए उनके सम्मान दिवस पे चला गया था। और मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने बहुत अन्याय कर दिया मेरे साथ, मैंने उनके लिए कोई ख़ास काम भी नहीं किया था। मुझे तो कोई ज़्यादा उस बात की पीड़ा भी नहीं हुई, क्योंकि मैंने बीजेपी में कोई काम किया नहीं था। उनकी ज़ुबान थी, उन्होंने ज़ुबान निभाई नहीं, बात ख़त्म हुई। और जिनके लिए काम किया इतने वर्षों तक, उनसे भी
आप देख लो कैसा व्यवहार मुझे मिलता रहा। माधर साहब, अब कहीं ना कहीं दंगल है 2024 का। सभी नेता जो हैं वो हल्के में जा रहे हैं, आप भी जा रहे हो। लेकिन एक चर्चा होती है कि जो आपके समर्थक भी हैं, फिर बाकी लोग भी हैं, बाकी हलकों के लोग भी जो राजनीतिक की चूर, कि माजरा साहब के हाथ में ना तो कोई डंडा है और ना कोई झंडा है, तो फिर कैसे आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे? ये तो मैं जब गांव गांव की मीटिंग कर रहा हूँ, वो तो मैं पहले ही कहता हूँ का ना को दल है, ना को बाहुबल है, ना को धन बल है। ये तो बल है तो आप जनता का है। तो ये तीन चीजें तो चाहिए राजनीति में चुनाव जीतने के लिए। पर मैं जब उनको ये कहता हूँ कि मैं उनकी तरह से नहीं कि 5वीं साल में आऊँ कि फिर आकर के न्यू कहूँ भाई गली बनवा लो, नाली बनवा लो, टूंटी लगवा लो। मैं तो तुम्हारे दुख सुख में जुड़ा ही रहता हूँ। ये आपकी बात सही है कि बिना पार्टी के, बिना झंडे के, बिना डंडे के चुनाव नहीं जीते जा सकते या लड़े नहीं जा सकते। परंतु समय आने दो, अभी चुनाव उद्घोषित नहीं हुआ, होगा तो चुनाव ज़रूर से ज़रूर लड़ेंगे। और परिस्थितियाँ कोई भी बने, हालात कोई भी बने, हार जीत किसी की हो, उसमें कोई इतना ज़्यादा तवज्जो ना दे के हम हर प्रकार से तैयार हैं। और मेरी तैयारी तो 1 साल से चल रही है। मैं उन लोगों की तरह से नहीं कि पिछले दिन आकर के चुनाव मैदान में खड़ा हो जाऊं। तैयारी तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी कर ही रहे हैं। 2014 में आप तो हार गए थे, जो आपको हराकर जीते निर्दलीय जयप्रकाश जेपी। हालांकि उनका भी एक अलग किस्सा है। जिनकी आपसे दोस्ती है वो कहते हैं कि उन्होंने मेरी टिकट कटवा दी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस बार में मेरा बेटा यहाँ से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेगा। तो आपकी राह इतनी आसान तो नहीं है। देखो, ये सही है उनकी बात। मैं कोई उनसे, मेरा कोई ये नहीं है कि वो क्यों लड़ें। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, बेटा लड़े, बाप लड़े, मुझे इस बात से कोई वो नहीं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और चुनावी दंगल है, इसमें बहुत लोग लड़ेंगे। और हम कोई आपस में राजनीतिक तौर से मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, कोई हमारी दुश्मनी थोड़ी है। कोई भी हो, चाहे कोई चुनाव लड़े, निश्चित तौर से जिसके दिल में उमंग है, जिसके जोश हो, वो लड़ेगा। और जिसने अपनी काम कर रखा होगा या लोगों में उपस्थिति होगी, वो जीत भी जाएगा। मैं इस बात में नहीं पढ़ना चाहता कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, मैं जरूर लड़ूंगा। आप जरूर लड़ोगे? तो किसी पार्टी से लड़ोगे या निर्दलीय लड़ोगे? ये सब समय बताएगा। मैं तो समय के को बलवान समझता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लोकदल पार्टी से भी चला जाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी चुनाव मैदान में, कभी टिकट में भी मुझे इतने दिन की देरी हो जाएगी। जिनके लिए मैं 40 साल मेहनत करता रहा कि 5वीं सूची में तेरा नाम आएगा। परंतु ये सब समय करता है। समय बहुत बलवान है। परिस्थितियां न जाने कब क्या बदल जाएं, उन सब का इंतजार करना चाहिए। और जब चुनाव आएंगे, आप भी मिलेंगे, मैं भी मिलूंगा। माधर साहब, क्योंकि आपका लंबा तजुर्बा है, अगर हम केंद्र की बात करें, जिस प्रकार से जो बड़ी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं जिस प्रकार जब आप चौधरी देवलाल जी के साथ थे उस दौर में भी ये मुहिम हुई थी और बहुत सारे दल एकजुट हुए थे। फिर से इंडिया नाम से एक दल बना है, सारा का सारा उसमें पार्टियों का वो है, लेकिन इंडिया को लेकर भी हालांकि बातें चल रही है कि नाम उन्होंने रख लिया, वो अलग विषय है। क्या लगता है आपको, क्योंकि चौधरी देवलाल ने जो शुरुआत की थी और उस समय इकट्ठा भी हुए थे, आज के समय में लगता है आपको कि मोदी के खिलाफ या फिर बीजेपी के खिलाफ या फिर यूं कहे एनडीए के खिलाफ इंडिया हैवी रहेगा? मैं ये समझता हूँ, पहले जब जनता पार्टी बनी थी तो उसके उस दौर में यानी कि नेता लोग जेलों में थे और जनता भी दुखी थी। वो जातियों के खिलाफ एक जनता पार्टी बनी थी। नेताओं को जेलों में ठोक देना, लाखों नेता जेलों में थे। इमरजेंसी के दौर में लोगों को प्रताड़ित करना, विशेष तौर से नसबंदी पे, उसकी जनता पार्टी देन थी। और फिर चौधरी देवीलाल ने जो जनता दल बनाया, उस वक़्त भी लोग दुखी थे, कांग्रेस पार्टी को हराना चाहते थे। चौधरी देवीलाल एक व्यक्तित्व था, एक बहुत बड़ा लीडर था, जिसकी वजह से लोग इकट्ठे हो गए। जनता पार्टी के वक़्त में जयप्रकाश नारायण बहुत बड़े नेता थे,
उसकी वजह से हुआ। केंद्र बिंदु चौधरी देवीलाल थे। जनता दल जब बनी तो उनकी रहनुमाई में इकट्ठे हुए और उन्होंने भी इकट्ठे करने में बड़ी अहम भूमिका निभाई। वो हर रोज़ दूसरे प्रदेशों के दौरों पर रहते थे। हमने देखा है कि उनका दौरा रोज़ कहीं ना कहीं का बना रहता था। वो सत्ता परिवर्तन करना चाह रहे थे देश के अंदर और लोग उनके प्रति आकर्षित थे, उनके नाम पे लोग जुड़ रहे थे। अब जो लोग जुड़े हैं वो जाति के खिलाफ जुड़ेंगे। ईडी की, सीबीआई की और इनकम टैक्स की जो जिस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस प्रकार से 200 से ज़्यादा रेडें विपक्ष के लोगों पे हुई हैं और जेलों में ठोका जा रहा है, इसके खिलाफ लोग इकट्ठे होंगे। अन्यथा तो इनमें से बहुत से लोग जेलों में चले जाएंगे अगर ये ना इकट्ठे हुए। वो तो दौर शुरू होगा ना, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को। उससे पहले भी, चाहे आप बहुत दौर देख लिए होंगे आपने, तो आपके दिल्ली के शराब घोटाला कह करके वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जेल में भेज दिया, वहाँ के शिक्षा मंत्री को भेज दिया और बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर केस बनाए जा रहे हैं। ममता के भी भतीजे पे केस है, उधर से मायावती जी के उस पर भी केस है, यानी कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी पे भी केस है। यानी कि जितने भी लोग हैं सताए हुए, चंद्रबाबू नायडू जी को जैसे जेल कर में भेज दिया, ये सारी बातें आप ये देख लें कि इनको जोड़ने के लिए हैं। अगर इंडिया में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एक के बदले एक खड़ा हो गया कैंडिडेट, अगर बीजेपी के मुकाबले एक खड़ा होता है तो समझ लेना बीजेपी हार जाएगी। तो हाल ही में बात करें, 25 सितंबर आने वाला है। आप भी ताऊ देवीलाल के सिपाही रहे हैं, उनके खास लोगों में से रहे हैं राजनेताओं में। 25 सितंबर को आपके कैथल में ही मना रहे हैं, आपके पास अभी कोई निमंत्रण आया? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उसमें भी देश भर से बड़े बड़े लोग जो पहले आते हैं अब भी आएंगे। जिनके दिल में चौधरी देवीलाल के प्रति अरमान होंगे वो दिल में से ही मनाएगा अपना उनका सम्मान दिवस। और उनके प्रति कोई निमंत्रण आए ना आए इस बात से कोई मुझे लेना देना नहीं है। अगर चौधरी देवीलाल का जन्मदिन यहाँ पे कैथल में मनाया जा रहा है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो एक बहुत बड़े स्टालवर्ट थे। चौधरी देवीलाल ने बहुत से लोगों को राजनीति में पदार्पण करवाया और उनको बहुत आगे लेके चले गए और बहुत से लोगों को जन सुविधाएं देने में उन्होंने किस प्रकार का अपना योगदान दिया। उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमें उनका जन्मदिन मनाना चाहिए और मैं भी उनके जन्मदिन को मनाऊंगा। दिल में अनुसरण, तो आपने कहा कि चौधरी देवराल जी का दिल में अनुसरण होना चाहिए, उनकी नीतियों पे चलना चाहिए, लेकिन ये बात तो अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिव्य चौटाला भी कर रहे हैं। और वो इस बार तो ये कह रहे हैं कि जो ताऊ की जो कर्म भूमि रही, जहाँ से वो सांसद बने राजस्थान के सीकर से, वहां जाकर इस बार वो मनाएंगे। 9 वर्ष में उनको सीकर का इतने वर्षों के बाद कैसे याद आया, क्योंकि वहाँ चुनाव है। चौधरी देवीलाल ने तो वादा किया था कि मैं बुढ़ापा पेंशन करूँगा, उन्होंने करके दिखाई थी। इन्होंने कहा, जिनका आप जिक्र कर रहे हो जेजेपी वाले ने, कि हम 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन करेंगे, क्या कर दी? छात्र संघ के चुनाव कहा था हम कराएंगे, क्या करवा दिए? तो प्रदर्शन करते रहे, जाकर जयपुर में प्रदर्शन किया। 75% आरक्षण नौजवानों को देने के लिए कहा था, क्या कर हो गया? क्या जींद की राजधानी बन गई? क्या इन्होंने कहा था कि वो पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे? क्या पुरानी पेंशन बहाल होगी? क्या शराबबंदी लागू होगी, जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था? और दोनों पार्टियों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए कमेटी भी बनाई। एक भी मीटिंग नहीं हुई, एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। आप जयपुर में तो जाके आंदोलन करते हो, यहाँ का आंदोलन का क्या रहा? अब तो सरकार में है, क्यों नहीं कराते छात्र संघ के चुनाव? और वहाँ जा कर के लोगों को बहकाते हो। वीर तेजा सिंह के मंदिर के ऊपर क्या दे के आए हो? नकली चांदी की ईंट। वहाँ के लोग समझते हैं अच्छी प्रकार से, जब आएंगे इलेक्शन और जब पता लगेगा, जब नतीजे आएंगे।
माधर साहब, आप कहते हो कि लोग ये सब बातें समझते हैं और आपने इतने सारे वादे बताए जो कि जेजेपी के घोषणा पत्र में वादे भी थे, लेकिन बावजूद उसके दिग्विजय चौटाला आपके विधानसभा क्षेत्र कलायत में आते हैं और कहते हैं कि जो आप पे निशाना साधते हो कि जो बड़े शतरंज के राजनीतिक खिलाड़ी थे वो धाराशायी हो चुके हैं और जो दुष्यंत चौटाला की वेव है उसमें सब कुछ बह जाएंगे और फिर से मुख्यमंत्री बने दुष्यंत को। देखो, वेव तो खुद वे खुद कहते हैं। अगर इसी को वेव कहोगे कि अपने विधानसभा क्षेत्र में उनके में जो हालात है वो कलैत के लोग भली प्रकार जानते हैं, हम पड़ोसी हैं। मेरे से इतने क्यों फड़कते हैं, मैं तो इलेक्शन भी को नहीं लड़ा। और मैं मेरी इतनी पैरवी क्यों करें, मैं लड़ूंगा तो वो लड़ेंगे। और मेरा क्या पता, मैं जाके उनके घर जो सा उचाना समझ रहे हैं वहीं लड़ पड़ा तो वो कहाँ कहाँ से जाएंगे। और रहेगी बात ये कि वो आए, स्वागत है उनको, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, मैंने वो बात पहले भी आपसे कही थी। और मैं इस बात के लिए विशेष तौर से स्वागत करता हूँ वो आए और यहाँ के नौजवानों को बहकाएं और उन्हें नौकरी पे लगवाएं। जिस प्रकार से उन्होंने उचाना में लगवाए हैं, जिस प्रकार से उचाना का को पेरिस बना दिया, उसको भी बना दे कलैत को। आपने उचाना का जिक्र किया, हालांकि आपको लेकर उचाना की भी चर्चा है, आपने खुद ही बता दिया। एक सवाल, आपके उचाना के ही पुराने साथी चौधरी वीरेंद्र सिंह बड़े नेता रहे हैं और उनके बेटे सांसद भी हैं, कहीं ना कहीं वो भी कह रहे हैं कि क्योंकि बीजेपी से जैसे आप नाराज, वो भी नाराज ही रहते, मुखर होकर बोलते रहते मंचों पे, हालांकि बीजेपी नहीं छोड़ी, कि मैं भी कुछ ऐसे साथी तैयार करूंगा 25-30 सीटों पर। कैसे देखते हैं आप उनकी राजनीति को? ये तो वही बताएंगे वो किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं, 25-30 सीटों पर किसको लड़ाएंगे, कैसे होंगे, किस पार्टी से लड़ाएंगे। मैं उसमें तो नहीं जाना चाहता। आपने कहा कि मेरे मधुर संबंध हैं, मेरे मधुर संबंध तो चौधरी वीरेंद्र सिंह से भी हैं, मेरे मधुर संबंध अभय सिंह चौटाला से भी हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से भी हैं, अशोक रोड़ा जी से भी हैं, गुरदयाल सैनी जी से भी हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी हैं। मेरे संबंध किसी से भी बिगाड़ नहीं। अब और जिनका नाम आपने नहीं लिया फिर वो नाराज हो जाएंगे। और तो और जो मेरे विरोधी हैं, जयप्रकाश जी से भी मेरे अच्छे संबंध हैं। और जहाँ तक किससे मेरे संबंध अच्छे नहीं, केवल जेजेपी वालों से नहीं है, उनसे मेरे संबंध अच्छे नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया साहब, मादरा साहब, बातचीत करने के लिए। तो काफ़ी लंबी बातचीत हमने रामपाल मादरा साहब से की और जैसा कि इनका जो जीवन रहा है, राजनीतिक जीवन, 3 बार विधायक रहे हैं, हम 1996 की बात करें, 2000 की बात करें, 2009 की बात करें, सारा का सारा इनका जो जीवन रहा है राजनीतिक, बड़ी बारीकी से पूरे के पूरे अलग अलग जो उनके अनुभव थे सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बताया। और बड़ी बात आती है कि अभी जो फ्यूचर है, जो आगे का चुनाव आना है, कि माजरा साहब आगे किस तरीके की राजनीतिक पारी खेलेंगे, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। और इन्होंने एक बड़ी बात कही कि जो इनके दूर विरोधी हैं, जो इनको इनके घर में, उनके गांव में आके ललकारते हैं, हो सकता है रामपाल माजरा उचाना में जाकर भी चुनाव लड़ दे, ऐसा भी इन्होंने बोला है। उन्होंने कहा कि वक्त पे देखेंगे क्या होता है। तो तमाम बातें हमने इनके साथ की। आपको इनके साथ बातचीत कैसी लगी, आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और आज की मुलाकात में इतना ही। अगली बार किसी और शिक्षक से आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।